हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने सीडीपी थ्योरी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, साथ साथ हमने एमसीक्यूज़ मॉक टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर रखे हैं। ये सीरीज़ है, तो इसमें हम 2 मॉक टेस्ट पहले कर चुके हैं। आज हमारा 3rd मॉक टेस्ट है। तो इसकी वीडियो में आज हम करेंगे टोटल 30 एमसीक्यूज़, जो कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं है। ये मिक्सअप क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, टॉपिक वाइज मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहले मैं आपकी थ्योरी कंप्लीट करा देती हूँ। 23 चैप्टर्स टोटल सीडीपी में है। मैं आपको वो 23 कंप्लीट कराने के बाद फिर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ करेंगे हर चैप्टर के साथ साथ। में ये मॉक टेस्ट डेली मैं आपको अल्टरनेट डे में करा रही हूँ, तो इनको भी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी तरफ से क्वेश्चन बेस्ट लेके आ रही हूँ आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फेसाइजेस, जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो किस पे बल देती है? टीचर अथॉरिटी पे, चाइल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन पे, रोट लर्निंग पे, या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे? तो देखिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल एम्फेसिस करती है, फोकस करती है चाइल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन पे, कि बच्चा किस प्रकार से बच्चा जो है वो भागीदारी ले रहा है लर्निंग में, क्लास एनवायरनमेंट में। तो कहने का क्या है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है तो वो टोटली वो सेंटर्ड होगी ऑन द चाइल्ड एक्टिविटीज़, ऑन द चाइल्ड पार्टिसिपेशन, ऑन द चाइल्ड एक्टिविटीज़। तो जो क्वेश्चन नंबर ए का हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, चाइल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़, एक बच्चे का विकास जो होता है वो क्या होता है? क्या एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, एक डिसकंटिन्यू प्रोसेस है, लिमिटेड टू अर्ली चाइल्डहुड, या ओनली मेंटल ग्रोथ? देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो केवल मेंटल तो नहीं होता है, उसमें फिज़िकल, मेंटल, इमोशनली, मतलब हर ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। रहा ऑप्शन सी की बात, तो लिमिटेड टू अर्ली चाइल्डहुड नहीं, अर्ली चाइल्डहुड तक डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट तो ओल्ड एज तक चलती रहती है। फिर आगे एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, नहीं। तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर ए की जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि लगातार चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। वो रुकती जब है जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब इंसान मर जाता है तो विकास भी ख़त्म हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू प्याजे इकोसेंट्रिज्म इन सीन इन, जो हमने बात की थी थ्योरी, आप वीडियो आपने देखी हो तो उसमें हमने बात की थी इकोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रिता। मतलब बच्चा जो होता है वो अपने तक ही सीमित होता है, वो अपने आप को ही तवज्जो देता है, वो सिर्फ अपने आप की ही बातें करता है। तो ये सब जो ये क्वालिटी होती है बच्चे की, तो ये किस अवस्था में पाई जाती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर में, सेकंड है प्री ऑपरेशनल में, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, एंड फोर्थ इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्री ऑपरेशनल में जो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा इकोसेंट्रिज्म दिखाता है, आत्म केंद्रिता दिखाता है। और इस जो जो एज होती है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 ईयर्स। तो इसमें बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपने आप की ही बातें करता है, अपने आप को ही तवज्जो देता है, वो उसको दूसरों से मतलब नहीं होता। तो दूसरों को तो वो बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देता है, वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मीन, जो प्रोसेस होती है सोशलाइजेशन की, उसका मीन क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन, लर्निंग टू एडजस्ट इन सोसाइटी, लर्निंग सोशल नॉर्म्स, डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप, या ऑल ऑफ द अबोव? तो देखिए, जो सोशलाइजेशन जो होता है, जो समाजीकरण होता है, उसमें हम सोशल रिलेशनशिप भी हम डेवलप करते हैं, सोशल नॉर्म्स भी हम सीखते हैं,
और हम एडजस्ट करना भी सीखते हैं कि हमको सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, हाउ वी एडजस्ट इन सोसाइटी विद सोशल नॉर्म्स, हाउ वी डेवलप सोशल रिलेशनशिप। तो ये सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबो जो होगा वो हमारे पे करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, कि ऑल ऑफ द अबो, कि एडजस्ट करना भी ज़रूरी है सोसाइटी में, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना भी ज़रूरी है, और डेवलप करना सोशल रिलेशनशिप, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हेयर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग ऑक्योर इन, जो लर्निंग है वो क्या होती है, अधिगम क्या होता है, या फिर कब होता है, कहाँ होता है। तो आइसोलेशन में, एकांत में हम लर्निंग करते हैं, सोशल इंटरेक्शन में करते हैं, या रिपीटेशन से करते हैं, या फिर कंडीशनिंग से करते हैं। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि जो एक जो बच्चा है या फिर कोई बड़ा भी हो जो कुछ सीखना चाहता है, ही या शी वॉन्ट्स टू लर्न, तो देन सोशल इंटरेक्शन इज़ मस्ट। यदि सोशल इंटरेक्शन बच्चा नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, ऐसा मानना था वाइगोत्स्की जी का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए, नोट है ध्यान दीजिएगा, नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, में से कौन सा ऐसा है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है, इट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल, क्या सब में सेम होता है, इट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, क्या ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इट इज़ प्रेडिक्टेबल, यह अनुमानित होता है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ये सभी में सेम होता है। नहीं, ये बात गलत, आपने देखा होगा, कोई टॉल है तो कोई शॉर्ट है, ठीक है, किसी की मेंटल ग्रोथ ज़्यादा है, किसी की कम है, तो मतलब सब में तो सेम होने का मतलब ही नहीं होता है, सब में डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी डिफरेंसेस होते हैं, सब में अलग अलग होता है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल, क्योंकि हमसे नोट पूछा गया था इसीलिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन, जो कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस पे बेस है, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे, इमोशनल डेवलपमेंट पे, सोशल लर्निंग पे, या बिहेवियरिज्म पे। तो देखिए, जो कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो डिपेंड करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। उनका ये मानना था कि बच्चे का जब कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है तो बच्चा आपको लॉजिक्स देगा, आपके साथ वो लॉजिकली बात करेगा, वो थिंकिंग करेगा, वो आपसे तर्क वितर्क करेगा। तो वो सब क्या है, वो बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट है। जब बच्चा वो करता है तो बच्चा उनके साथ साथ बच्चा यहाँ पे उसकी मोरल डेवलपमेंट भी हो जाती है, ऐसा मानना था कोहलबर्ग जी का। तो जो कोहलबर्ग जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो बेस्ड है कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल ठीक है। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको विजिबल होगा, द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय, जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किसने दिया था, तो ये दिया था थॉर्नडाइक जी ने। इन्होंने लर्निंग के 3 मतलब इफेक्ट लॉ बताए थे, जिसमें कि जिसमें से एक ये प्रभाव का नियम भी है। इसके अलावा उन्होंने बताया था अभ्यास का नियम बताया था, एक तो अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम, और एक था तत्परता का नियम। तो इन्होंने 3 नियम बताए थे लर्निंग के। तो उनमें से एक ही प्रभाव का नियम भी है, और दिया किसने थे, थॉर्नडाइक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी वॉज गिवन बाय, जो आवश्यकता का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्किनर ने, मैस्लो ने, फ्राइड ने, थॉर्नडाइक ने। तो देखिए, जो हिरार्की ऑफ नीड जो थ्योरी है वो दी थी अब्राहम मास्लो जी ने।
तो देखिए जो अब्राहम मास्लो जी थे, उन्होंने ये जो इनका जो सिद्धांत था, ये नीड ऑफ हिरार्की ऑफ नीड, सॉरी, ये दिया था उन्होंने 1943 में। और इन्होंने बताया था कि हम कैसे सीखते हैं, हम क्यों सीखते हैं, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मानव के बारे में। तो इसलिए इनको मानवतावादी विचारधारा के भी इनको एक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, इनको मैस्लो जी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, कि जो इनसाइड लर्निंग जो थ्योरी है वो किसने दी है? कोहलर ने, पावलव ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? क्वेश्चन हमारे ये है इनसाइड लर्निंग थ्योरी। तो जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है वो दी थी कोहलर ने। किसने दी थी? कोहलर ने। तो जो कोहलर जी थे, इनके सिद्धांत को सूझबूझ सिद्धांत भी कहा जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो इनका जो सिद्धांत था वो इन्होंने दिया था 1930 से लेके 1980 के बीच में इन्होंने दिया था। और इन्होंने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चिंपैंजी को, जो सुल्तान था, सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, उसको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था। फिर उन्होंने इस चिंपैंजी को लगी हुई थी भूख, तो इन्होंने छत पर कुछ केले टांग दिए थे। तो जो ये चिंपैंजी था, इसने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया और इसने बक्से के ऊपर चढ़ के, एक बक्सा रखा था, वो उसके ऊपर चढ़ा और उसने उसके ऊपर चढ़ के दूसरे और बॉक्स रख के उसके ऊपर चढ़ के और इसने केलों को ले लिया था। तो इसने केला खा के अपनी भूख मिटा ली थी। तो ये सब प्रयोग था। तो इसमें ये दिखाया गया था कि जो सूझबूझ जो होती है उससे हम लर्निंग कर सकते हैं। तो ये था अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, जो कि दी थी कोहलर जी ने। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन, रेनफोर्समेंट मीन्स, रेनफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? वीकिंग ए रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जो कि प्रतिक्रिया को कम करे। स्ट्रेंथनिंग ए रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना या मजबूत करना। इग्नोरिंग ए रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स को इग्नोर करना। या रिमूविंग ए रिस्पॉन्स। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ही आंसर जो है वो पॉजिटिव है, कि रेनफोर्समेंट जो होता है वो हमारी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, स्ट्रेंथ करता है, पावरफुल करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रेंथनिंग ए रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना। तो 11th का हमारा क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, स्ट्रेंथनिंग ए रिस्पॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। एडोलोसेंस इज ए पीरियड ऑफ, एडोलोसेंस जो है वो जो पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को। फिजिकल काम, सोम्स एंड स्ट्रेस, डिक्लाइन ऑफ एनर्जी या स्टेबिलिटी। तो देखिए जो एडोलोसेंस जो होती है उसको कहा जाता है तूफान और तनाव की अवस्था। मे भी इसको ऐसा कहा था स्टैनली हॉल ने, स्टैनली हॉल ने इसको ऐसा बोला था, ये आप थोड़ा समझ लेना प्लीज़। तो किशोरावस्था को किसने कहा था? तूफान और तनाव की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था कि जो एडोलोसेंस है, किशोरावस्था है, वो एक तूफान और तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ए टीचर कैन एनकरेज क्रिटिकली थिंकिंग बाय, शिक्षक जो होता है वो एक आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कैसे कर सकता है? गिविंग रेडीमेड आंसर्स, क्या तैयार उत्तर देके, आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, या विचारों उत्तेजक प्रश्न पूछकर, फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, या रटने पर फोकस करके, या फिर डिस्करेजिंग क्वेश्चनिंग, या फिर बच्चों को डिस्करेजिंग टाइप क्वेश्चन पूछ के। तो ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए यदि हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकर बनाना चाहते हैं तो हम बच्चे से ऐसे कंसेप्ट पूछें जो कि उसके कोग्निशन को हिला के रख दे। यदि हम एक तरीके से बोले तो मतलब क्या है कि बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें कि बच्चे अपने थॉट्स आपको निकाल के दे, वो और सोचने के लिए मजबूर हो जाए, वो अपने कोग्निशन से डील करे, वो अपने कोग्निशन में सोचे,
थॉट्स लाए, उसको आपको रिप्रेजेंट करे। तो ऐसे क्वेश्चन हमको चाहिए, तो वो मिलेंगे हमको ऑप्शन बी में यहाँ पे, आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं बच्चों से जो कि उनके थॉट को प्रोवोकिंग करे, उनको और मोटिवेट करे सोचने के लिए और बताने के लिए। 13 क्वेश्चन का आंसर हमारा भी बिल्कुल ठीक होगा, आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग कब हो जाती है, जब लर्निंग पैसिव हो, सॉरी लर्नर जो पैसिव हो, टीचर डोमिनेंट्स हो, या लर्नर इज एक्टिव, या फिर डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्ट। तो देखिए यदि लर्निंग हमको मोस्ट इफेक्टिव चाहिए तो जो लर्नर है उसको एक्टिव होना पड़ेगा। जो सीखने वाला है यदि वही एक्टिव नहीं है, वही सुस्त ढीला डाला है, तो कैसे वो सीख पाएगा, कैसे हम लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना पाएंगे, वो भी मोस्ट इफ़ेक्टिव। तो उसके लिए लर्नर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो 14 का यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा, लर्नर इज़ एक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मैचुरेशन, मैचुरेशन इनमें से सबसे अच्छी यहाँ पे कौन सा सेंटेंस उसको डिफाइन कर रहा है अच्छे से। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ बॉडी, सेकंड अनफोल्डिंग ऑफ इनबॉर्न ट्रेड्स, एंड थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। देखिए लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस तो मैचुरेशन नहीं है, और सोशल डेवलपमेंट भी टोटली ओवरऑल इसमें हमारी मैचुरेशन नहीं आती है। और शरीर की वृद्धि, तो शरीर की वृद्धि तो ओनली फिजिकल उसमें आएगी ना, ग्रोथ में, तो वो भी नहीं है मैचुरेशन। तो देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी है, अनफोल्डिंग ऑफ इनबोर्न ट्रेड्स, कि जन्मजात जो गुण बच्चे के अंदर है उसका यदि आगे उसको मतलब उसकी डेवलपमेंट यदि हो रही है, बच्चा उसको अच्छे से ले पा रहा है, उसको आगे से वो अच्छे से डेवलप कर रहा है, तो ये सब यहाँ पे हम मैचुरेशन में लेके आ सकते हैं कि हाँ बच्चे धीरे धीरे बच्चा मैच्योर हो रहा है, जो उसको मिला है वो उसको आगे और ज़्यादा डेवलप कर रहा है, देन डेट मीन्स उसमें मैच्योरिटी आ रही है। तो यहाँ 15 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, अनफोल्डिंग ऑफ इनबोर्न ट्रेड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, द ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय, कि जो ओपेरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, बांडोरा ने। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, स्किनर जी ने दी है ये थ्योरी जो है, और ये उन्होंने दी थी 1938 में। और इन्होंने एक चूहे पे प्रयोग किया था, उसको एक स्किनर बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया था, वो मैंने आपको डीपली बता चुकी हूँ थ्योरी सेक्शन में। तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट में कर रहे हैं। तो थ्योरी दी थी ये स्किनर जी ने 1938 में, चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया था, और इन दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, प्ले वे मेथड वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, खेल विधि जो है वो मोंटेसरी ने, फ्रोबेल ने, जॉन डेवी ने, या स्किनर ने। तो देखिए जो खेल विधि है वो दी थी फ्रोबेल ने, तो इन्होंने ही इस खेल विधि का विकास किया था, इसको आगे डेवलप किया था कि कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए प्ले वे में सीखना। इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था कि बच्चे को प्ले वे से ही टीचिंग कराई जाए, बच्चा उसे से बहुत जल्दी सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, एवोल्यूशन इन एजुकेशन मीन्स, शिक्षा में मूल्यांकन का क्या अर्थ है, गिविंग मार्क्स ओनली, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं, हम कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हैं बच्चों को। कंडक्टिंग टेस्ट, परीक्षाएं लेना, नहीं ठीक भी है पर इतना ठीक नहीं है, उसका मीनिंग नहीं ये नहीं हो सकता। मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। अधिगम, परिणामों को मापना, कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या निकल के आ रहा है, क्या बच्चा हमको आउटकम्स दे रहा है, तो उस चीज़ को मेज़र करना, क्या बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, सिर्फ एकेडमिक नहीं ओवरऑल डेवलपमेंट को हम लेके चलते हैं, तो वही उसी के बारे में ही जानना है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ए टीचर कैन आइडेंटिफाई द नीड ऑफ ए स्टूडेंट्स बाय,
कैसे टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है कि बच्चे की नीड क्या है? एग्जामिनेशन कंडक्ट करके, गिविंग पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट देके, या ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन से, या फिर इग्नोरिंग बिहेवियर से। देखिए, यदि टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहता है, टीचर बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहता है, उसके बारे में वो अच्छे समझना चाहता है, तो सबसे पहले टीचर को उसको क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा। उसके साथ टीचर को इंटरेक्शन करना होगा, बातें करनी होंगी ताकि वो उसको जान सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एडोलोसेंस इज द स्टेज ऑफ। एरिक्सन के अनुसार जो किशोरावस्था है, उनमें से यहाँ पे आपको 4 दिख रही होंगी, ये सब कैटेगरीज हैं। तो इनमें से कौन सी जो अवस्था है वो किशोरावस्था में आती है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, यहाँ पे जो आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, जो एज होती है, इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोजता है कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या रोल है हमारी फैमिली में, हमारे पीयर ग्रुप में, हमारे सोसाइटी में। तो बच्चे को मतलब कन्फ्यूज़न रहता है अपने रोल को लेके और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को लेके। 20 का हमारा ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन इज़। बच्चों को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? डिक्टेशन है, मेमोराइजेशन है, लेक्चर मेथड है, या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है? देखिए, इसी क्वेश्चन है ये। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। जितना हम बच्चों को एक्टिविटी से सिखाएंगे, बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए सीखेगा। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, बच्चों को इसी से ही पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। जो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसने बनाया था? स्पीयर्समैन ने, टर्मन ने, थॉर्नडाइक ने, या बिनेट और साइमन ने? तो देखिए, जो सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, आईक्यू था, आईक्यू निकालने के लिए जो टेस्ट था वो बनाया था बिनेट और साइमन जी ने। ये बनाया था उन्होंने 1905 में, 1905 में इन्होंने बनाया था, जिससे कि हम इंसान की बुद्धि को हम माप सकते हैं, और अभी भी हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड की इनमें से क्या कैरेक्टर स्किल्स होते हैं, क्या उसकी क्वालिटी होती है, क्या उसकी विशेषता होती है? इमिटेशन करना, क्या वो किसी की नकल करेगा? नहीं करेगा। ओरिजिनलिटी, मौलिकता दिखाएगा, ओरिजिन पे बात करेगा, ओरिजिनल चीज़ को लेके चलेगा। सी है लेजीनेस, और फोर्थ है यहाँ पे टिमिडिटी, मतलब संकोच करेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है बी, कि वह मौलिकता दिखाएगा, वो ओरिजिनलिटी दिखाएगा, और ओरिजिनल चीज़ों पे वो बात करेगा, ना तो वो किसी का अनुकरण करेगा, ना वो लेजी होगा, ना वो संकोच करेगा, वो सिर्फ मौलिकता पे बात करेगा। जो चीज़ फैक्ट है वो चीज़ फैक्ट है। तो ये एक क्रिएटिव चाइल्ड की ये क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इन विच स्टेज डज ए चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो वस्तु स्थायित्व होता है, ये बच्चा कौन सी एज में विकसित करता है? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में? तो देखिए, जो बच्चा होता है, जो कि वस्तु स्थायित्व की जो बात होती है, ये बच्चा करता है सेंसरी मोटर स्टेज में। संवेदी गामा का जो अवस्था होती है उसमें बच्चा करता है। वस्तु स्थायित्व देखिए होता क्या है कि बच्चों को ये पता है कि ये चीज़ यहाँ पे रखी होती है, तो आप उस चीज़ को वहाँ से हटा दो, बच्चा फिर भी उस चीज़ को ढूंढ के लाएगा, आपको ला के दे देगा। उसको पता है कि ये वस्तु थी, इसका प्लेस ये था, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे थी। तो ये वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर कि परमानेंटली वो चीज़ यहाँ पे थी या नहीं थी, बच्चे को सब पता होता है, 2 साल के बच्चे को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा 24 क्वेश्चन के लिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मोटिवेशन कैन बी। मोटिवेशन कैसा होता है? देखिए, आंतरिक होता है, बाहरी होता है, दोनों होता है, या कोई नहीं होता है?
तो मोटिवेशन जो होता है वो दोनों होता है, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी, आंतरिक बाहरी भी, दोनों ही तरह के मोटिवेशन होते हैं। लेकिन जो इनर जो मोटिवेशन होता है वो हमको हमारे ड्रीम तक पहुंचा कर ही मानता है। क्योंकि जो इनर मोटिवेट होगा जो बच्चा, वो अपने गोल को अचीव करके रहेगा। उसको किसी की नीड नहीं होती कि कोई बाहर वाला बोलेगा तो करेगा, नहीं, उसको करना है तो करना है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो आंतरिक मोटिवेशन होता है, तो बाहरी भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली आंतरिक मोटिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे थोड़े थोड़े लेंथी क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड को थोड़ा सेट कर लेती हूँ मैं। ये भी हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा कि थोड़ा क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जूम करके ही दिखा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में आगा तो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं, ऐसे थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस। तो है, ए टीचर नोटिस डैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स ऑफन गिव क्रिएटिव आंसर्स। टीचर ने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास में क्रिएटिव आंसर दे रहे हैं। वन ऑफ हर, एक बच्चा जो है वो क्रिएटिव आंसर दे रहा है। आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछे गए। कंप्लीट टास्क इन न्यू वे, तो उन्होंने उस टास्क को बहुत ही न्यू वे में उन्होंने कंप्लीट किया। हाउएवर ही समटाइम इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। जो वो लड़की है, लड़का है, वो इग्नोर करता है समटाइम जो टीचर उसको इंस्ट्रक्शन देता है उसको, लेकिन वो काम बिल्कुल अच्छा इंडिपेंडेंटली करता है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, पनिश्ड हिम फॉर डिसोबे, क्या उसको पनिश करें, या अनकरेज करे हिज क्रिएटिव एंड गाइड हिम, उसको अनकरेज करें उस क्रिएटिविटी को और उसको गाइड करें, या फोर्स हिम टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, या इग्नोर हिज बिहेवियर। देखिए दो तो लास्ट वाले बिल्कुल गलत है, आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे ना पॉजिटिव आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो बच्चा है वो अच्छा है, वो अच्छे से अपना काम कर रहा है, तो उसको टीचर, उसकी क्रिएटिविटी को टीचर इनकरेज करेगा और उसको गाइड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्वेश्चन ये आपके सामने रहा कि ड्यूरिंग ए ग्रुप एक्टिविटी ए टीचर ऑब्जर्व दैट सम चिल्ड्रंस डोमिनेंट द डिस्कशंस व्हाइल शाई स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट, व्हाट डू शी डू। कि एक कोई ग्रुप है जो जिसको कि एक्टिविटी के टाइम पे जो टीचर है वो देखती है कि कुछ बच्चे तो मतलब अच्छे से बातें कर रहे हैं डिस्कशन में, कुछ बच्चे जो हैं वो कि शर्मीले, वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए? लेट द ग्रुप कंटिन्यू एज इट, या फिर समूह को ऐसे ही जारी रहने देना चाहिए, या फिर स्टॉप कर देनी चाहिए एक्टिविटी को एकदम से, या फिर अनकरेज करे शायद स्टूडेंट्स को टू शेयर दी आइडियाज़, कि उनको अनकरेज करे जो बच्चे शर्मा रहे थे उनको। और फोर्थ है अलोंग ओनली डोमिनेंट स्टूडेंट्स टू स्पीक। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, टीचर तो सबको लेके चलेगा, स्टॉप एक्टिविटी भी टीचर नहीं कर सकता, और ऐसे भी हम कंटिन्यूसली हम चलते नहीं दे सकते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, अनकरेजिंग शाय स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आइडियाज़, कि टीचर उनको अनकरेज करे, जो बच्चे शाई हैं उनको, कि बेटा आप कर सकते हो, आप भी बताइए कुछ, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इससे बच्चे थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, अनकरेज हो जाते हैं, और बच्चे थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो यहाँ पे 27 का सी हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। ए स्टूडेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन क्लास डिस्पाइट स्टडिंग हार्ड, कि एक बच्चा मेहनत तो कर रहा है लेकिन क्लास में अच्छे से वो मतलब अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। एज ए टीचर व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। तो ऐसे में आप टीचर हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्कूल द स्टूडेंट्स? नहीं। आप बच्चों को डांटोगे? नहीं। कॉल पेरेंट्स एंड कंप्लेंट, पेरेंट्स को बुलाइए और कंप्लेंट कीजिए? नहीं, ये भी नहीं होगा। गिव एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको एक्स्ट्रा से होमवर्क दे दे? नहीं। ट्राई टू फाइंड आउट द कोज ऑफ डिफ़िकल्टी, कि कोज पता करें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चे को, उसको डिफ़िकल्टी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और क्यों उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब पे टीचर को बात करनी चाहिए, ना कि पेरेंट्स को बुलाए उसकी कंप्लेन कर दें, बच्चे को डांटे। नहीं, ऐसा नहीं। फाइंड कीजिए एक प्रॉब्लम क्या है और उसको सोल्व कीजिए बच्चे की, ताकि बच्चा क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर सके।
तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप। ठीक है, एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो एक टीचर है वो बच्चों को बोलता है कि आप परफॉर्म करिए एक एक्सपेरिमेंट को इन ए ग्रुप में, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशंस को। वाइल लर्निंग अप्रोच इज बीइंग फॉलो, तो ये कौन सी अप्रोच को ये फॉलो कर रही है, जो ये लाइन हमने पढ़ी, ये वाली लाइन। तो क्या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को कर रही है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच को कर रही है, या फिर कोग्निटिव अप्रोच को, या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। तो देखिए जो ये लाइन हमने पढ़ी कि बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, देन वो उसके ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करेगा, तो ये सब आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, जिसमें कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से बच्चा सीखेगा, खुद से बच्चा करेगा, तो जो बच्चे की जो नॉलेज है वो अच्छी डेवलप हो जाती है, बच्चा खुद से ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखिए, जो एक रीटा नाम की एक लड़की है जो कि 10 ईयर की है, वो मल्टीप्लाई के जो सम्स टेबल्स हैं उनको सिंगिंग दैम इन रिदम, उनको रिदम में गाती है। दिस शो शी इज़ यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी। तो देखिए, गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है। क्या वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है, या म्यूज़िकल इंटेलिजेंस का, या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का, या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का। तो देखिए, जो ये लड़की है 10 ईयर की, यदि वो टेबल्स को लर्निंग वे में गा रही है तो देन वो यूज़ कर रही है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस को। तो ये हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बहुत टाइप की, में भी उन्होंने 9 टाइप की बुद्धि बताई थी। 9 में से 4 आपके सामने हैं, और भी इसके अलावा है 5, वो आप देख लेना एक बार। तो उन्होंने टोटल 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया था, उनमें से यहाँ पे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस को लड़की यूज़ कर रही है, क्योंकि वो अपने टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक प्ले कर रही है, गा रही है, इसीलिए। तो ये हमने किया आज 30 क्वेश्चंस। अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी थ्योरी की। आज हमने किया टोटल 30 क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट ये हमारा 3 था। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कंटेंट को बिल्कुल ईजी रखने की आप सबके लिए, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और अच्छे से आप यहाँ पे अपना स्कोर कर जाओ। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।